गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो जीएसटी है बेटा उसके अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस यानी जीएसटी की कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके से रिलेटेड जो क्लासेस है वो अपनी चल रही है। लास्ट क्लास में भी अपने उसी से रिलेटेड डिस्कस किया था और आज की क्लास में कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन ले रहे हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहता है इसके अंदर वो है इसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो भी इसके अंदर जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है या रिसिपिएंट है वो कोई भी गुड्स परचेज करने के बाद में जहाँ पे उसको स्टोर करता है और जहाँ पे उस गुड्स को रखता है यानी उसकी सप्लाई करने के लिए, आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, तो वो प्लेस है वो क्या कहलाता है इसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर उसका गोडाउन भी हो सकता है, उसका वेयर हाउस भी हो सकता है या उसकी कोई शॉप्स वगैरह या दुकान वगैरह जहाँ पे है वो भी इसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है इसके अंदर। तो प्लेस ऑफ बिजनेस का नॉर्मल मीनिंग यही है कि जहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के लिए गुड्स को स्टोर किया जाता है या रखा जाता है वह क्या कहलाता है इसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है बेटा वो नॉर्मली है कि इसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस अपन किसको मानेंगे, जहाँ पे इसमें गोडाउन भी हो सकता है, शोरूम भी हो सकता है, वेयर हाउस भी हो सकता है, इनको शामिल किया गया जहाँ से टैक्सेबल पर्सन क्या करता है अपने गुड्स को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद में उसकी सप्लाई करता है वो क्या कहलाता है प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए जीएसटी के अंदर टैक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए यानी जीएसटी लगाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर प्लेस ऑफ जो बिजनेस सप्लाई है यानी जो सप्लाई की जा रही है गुड्स की उस बेसिस पर देखा जाता है कि जो गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई है वो विद इन स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब मान लीजिए कोई राजस्थान का कोई डीलर है और राजस्थान के अंदर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब मान लीजिए वो किसी दूसरी स्टेट के अंदर अपना गुड्स उसको स्टोर करता है और वहाँ से उसकी सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि वो सप्लाई राजस्थान के अंदर हो रही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी क्योंकि वो दोनों जगह अपने आप में क्या है एक डिस्टिंक्ट पर्सन के रूप में आएगा, पृथक व्यक्ति यानी भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी बेसिस के ऊपर उसी आधार पर ये देखा जाता है कि जो सप्लाई है वो विद इन स्टेट है या इंटर स्टेट है। यदि विद इन स्टेट है तो आपको पता है बड़ा ड्यूल जीएसटी लगेगी और यदि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक ही टैक्स 100% आईजीएसटी उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है यानी प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर अपने देखते हैं कि इसके अंदर जो जीएसटी है वो ड्यूल जीएसटी या सिंगल यानी आईजीएसटी वो चार्ज करें। नेक्स्ट है इसके अंदर वो है कॉमन पोर्टल। देखिए जीएसटी लगने के बाद टैक्स पेमेंट करना, रिटर्न भरना, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उन सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया यानी जो भी रिटर्न भरनी है, जो भी चेक यानी टैक्स का पेमेंट करना है या अपने अकाउंट्स की डिटेल देखनी है उसके अंदर अपने को वो डिटेल है वो ऑनलाइन अपने को इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकती है। इसके लिए जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल ने एक पोर्टल बनाया जिसको कॉमन पोर्टल नाम दिया गया जिसके अंदर जीएसटीएन इसको बड़ा कैपिटल में वैसे जीएसटीएन इसका एक कॉमन पोर्टल है। इसके अंदर जिसने भी अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका पर्टिकुलर अकाउंट होता है। उस अकाउंट के अंदर उसके द्वारा जितना भी टैक्स का पेमेंट किया गया, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, जितना भी उसका टैक्स पेबल बन रहा है, उसका इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर अपडेट रहती है।
ठीक है। तो कॉमन पोर्टल का मतलब है कि इसके अंदर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के लिए एक अलग से पोर्टल बनवा रखा है जिसको जीएसटी कहते हैं। इस पोर्टल के ऊपर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने अकाउंट को है ना इसके अंदर खोल सकता है और उसके अंदर अपने जो अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या जीएसटी से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको चेक कर सकते हैं और आराम से उसको देख सकता है। ये इसके अंदर जीएसटी के अंदर कॉमन पोर्टल है वो दिया गया। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर क्या बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर जितना भी अपने को टैक्स का पेमेंट करना है या कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना है या कोई पेनल्टी वगैरह का पेमेंट करना है तो वह एक रजिस्टर्ड पर्सन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया केस अकाउंट है। इस अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट नोट, नेफ्ट या आरटीजीएस के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। अकाउंट जीएसटी के पोर्टल के ऊपर एनी टाइम अपडेट मिलेगा। इस अकाउंट को आपको देखकर वो अपना बैलेंस, कितना बैलेंस उसका टैक्स पेबल का बन रहा है, कितना टैक्स उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बन रहा है वो देख सकते हैं। उसकी कितनी इंटरेस्ट है, कितना उसका टैक्स है, कितना उसकी पेनल्टी है, वो सब इसके अंदर देखकर इसके अंदर केस का पेमेंट कर सकता है। यानी जो भी उसकी लायबिलिटी ड्यू हो रही है या जो अमाउंट उसकी पेबल है उसका पेमेंट कर सकता है। पेमेंट करने का जो बेसिस है वो तो एक तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट एंड क्रेडिट नोट के द्वारा या नेफ्ट के द्वारा जो बैंक के माध्यम से होती है, आरटीजीएस के द्वारा वो इसके अंदर अपनी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये अकाउंट अपना जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जिसको कॉमन पोर्टल ऑफ जीएसटी दिया गया है, उसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट मिलेगा। उस अकाउंट को खोलकर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी डिटेल को चेक कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, केस लेजर की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दोनों सेम से बड़े इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का मतलब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जब भी इनवर्ड सप्लाईज ली जाती है, चाहे वो कंज्यूमेबल गुड्स की हो या जिसके अंदर वो ट्रेडिंग कर रहा है उस गुड्स की हो या किसी प्रकार के कैपिटल गुड्स की या कोई इनवर्ड सप्लाईज है, उसके ऊपर यदि कोई इनपुट टैक्स का पेमेंट किया और उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट उसको मिलेगा, उसको उसका क्रेडिट मिल सकता है, उसका बेनिफिट वो ले सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करता है वो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अपना अकाउंट खोलकर उसके अंदर ये देख सकता है कि उसका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके अंदर एज ए क्रेडिटेड है, जमा है, और उस क्रेडिट की अमाउंट को देखकर वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज है उसका पेमेंट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोनों बड़ा इसके अंदर जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऊपर वाला केस लेजर है उसके अंदर तो आप कोई भी मान लीजिए केस पेमेंट है या इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स की अमाउंट देखनी है, उसका पेमेंट करना है, पेमेंट का माध्यम मैंने अभी बताया, उसके माध्यम से उसको पेमेंट करना होता है, वो कर सकता है, वो तो हो गया केस लेजर। और इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है वो आप इसके अंदर देख सकते हो, वो क्रेडिट अमाउंट इसके अंदर आपको एनी टाइम में वो अपडेट मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर वो है ऑथराइज्ड बैंक। ठीक है, तो जो जीएसटी बेटा जो नया एक्ट लगा है इसके अंदर ऑथराइज्ड बैंक का क्या मतलब है, अधिकृत बैंक का क्या मतलब है कि जीएसटी के लिए पेमेंट करने के लिए, उसकी क्रेडिट वगैरह को डिपॉजिट करने के लिए जिस बैंक को और उनकी जो ब्रांचेज है उसको इसके लिए ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है, वो क्या कहलाता है, ऑथराइज्ड बैंक कहलाता है, यानी अधिकृत बैंक है वो कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है, नॉर्मली इसके अंदर गवर्नमेंट ने जिस बैंक को अधिसूचना के अंतर्गत है ना
टैक्स पे करने और उसका कलेक्शन करने के लिए अथोराइज किया गया वही क्या कहलाता है, अथोराइज बैंक कहलाता है, अधिकृत बैंक कहलाता है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स यानी वस्तु की निरंतर आपूर्ति। अभी बड़ा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के द्वारा यदि सप्लायर किसी को भी है ना गुड्स की एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई करता है, निरंतर सप्लाई करता है, वो सप्लाई क्या कहलाती है? निरंतर सप्लाई या कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है। ये सप्लाई या तो पाइपलाइन के द्वारा या वायर के द्वारा या अदर किसी वे के द्वारा कॉन्टिन्यूस रूप से की जाती है, निरंतर रूप से की जाती है, वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है। ऐसी सप्लाई के लिए जो सप्लायर है वो अपने रिसिपिएंट को कोई भी पीरियडिक इनवॉइस या स्टेटमेंट है वो भेजता है और उसका पेमेंट है वो रिसीव करता है। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ऐसी सप्लाई जो सप्लाई रिसिपिएंट को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करता है। ऐसी सप्लाई किसी पाइपलाइन के द्वारा या किसी भी वायर के द्वारा हो सकती है, ठीक है। वो सप्लाई क्या कहलाती है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बेटा इसी का पार्ट है, ठीक है। इंटरनेट की सप्लाई जो वायर्स के द्वारा होती है वो भी इसी का पार्ट है। अदर जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह के अंदर कोई केमिकल की सप्लाई हो रही है और पाइपलाइन के द्वारा हो रही है वो भी इसी का पार्ट है। अपने घरों के अंदर पानी की सप्लाई है वो भी कॉन्टिन्यूस सप्लाई का ही एक पार्ट है। तो ऐसी सप्लाई जो किसी वायर या पाइपलाइन के द्वारा की जाती है उसे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। और ऐसी सप्लाई के ऊपर जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को पीरियडिक रूप से इनवॉइस या उसका स्टेटमेंट है वो भेजता है और उसके माध्यम से पेमेंट है उसका रिसीव करता है, वो क्या कहलाती है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है। अब जैसे गुड्स की सप्लाई कॉन्टिन्यूस रूप से हो सकती है, इसी तरह से अपनी जो सर्विसेज है उसकी सप्लाई भी बड़ा कॉन्टिन्यूस रूप से हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जैसे बेटा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है उसी टाइप से अपना कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी सेम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह जो रिकरेंट बेसिस के ऊपर की जाती है, ऐसी सप्लाई क्या कहलाती है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहला सकती है। जिसके अंदर बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूट की सर्विसेज है या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या एयरक्राफ्ट व्हीसल या अदर कोई इस प्रकार की सप्लाई है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनकी सप्लाई है। इस प्रकार की जो सप्लाई है वो क्या कहलाती है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाती है। तो जो सप्लाई रिकरेंट बेसिस के ऊपर या कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर की जाती है वो सब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये बड़ा इसके अंदर अपनी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई इसके अंदर, उसके अंदर और अपने इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली रूप से यदि एक प्रकार से कॉन्टिन्यूस यानी रिकरिंग बेसिस के ऊपर या रिकरेंट बेसिस के ऊपर जो की जाती है वो सप्लाई है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। और कौन सी सप्लाई कहलाएगी? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इसके अंदर वो अपना फैमिली। परिवार यानी फैमिली किसे माना गया है? तो जो अपना जीएसटी है, जीएसटी के अंदर जो भी पर्सन जो भी व्यक्ति है उसकी लाइफ स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर एंड ब्रदर एंड सिस्टर यदि उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको फैमिली का पार्ट माना जाएगा, यानी उसको परिवार का सदस्य माना जाएगा।
तो फैमिली के अंदर कौन कौन आएंगे इसके अंदर? फैमिली के अंदर बेटा इसके अंदर नॉर्मली यानी जो पर्सन है जो इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका लाइफ स्पाउस और उसके चिल्ड्रंस, उसके बाद में उसके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर एंड मदर्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, ये उसकी फैमिली की पार्ट है। तो फैमिली के अंदर यदि अपन देखें तो इनको अपन फैमिली के अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर वो है पर्सन, व्यक्ति। ये देखिए मैं काफी बार यूज करता हूं बेटा इसके अंदर कि पर्सन, जिस व्यक्ति पर जिस पर्सन पर ये लगा है, तो यहाँ पे पर्सन का मतलब देखिए एक बहुत बड़ा एक है ना इसके अंदर है, जिसके अंदर जो भी एक इंडिविजुअल है, जैसे अपन सब इंडिविजुअल है बेटा, वो भी इसमें आएंगे। कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई एचयूएफ, कोई ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूट, है ना। इसके अलावा कोई भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉराइज जो ऐसा कंसर्न है जिसको अपन व्यक्ति के रूप में शामिल करते हैं, वो टोटली पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, यानी उन सबको एज ए पर्सन माना जाएगा, व्यक्ति माना जाएगा। तो इसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं, इसके अलावा आपकी बुक्स में बड़ा बहुत सारी डिटेल दे रखी है पर्सन के अंदर। तो नॉर्मली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी या एचयूएफ या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ट्रस्ट है, इसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉराइज्ड इंस्टीट्यूट है जो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर उनको शामिल किया जाएगा, यानी उस सबको जीएसटी के अंदर एज ए व्यक्ति ट्रीट किया जाएगा। यानी वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन उसको क्या माना जाएगा? जीएसटी के लिए टैक्स लायबिलिटीज निर्धारित करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के लिए उसको एज ए पर्सन के रूप में काउंट किया जाएगा, एक व्यक्ति माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना नेक्स्ट इसके अंदर वो है जॉब वर्क। जॉब वर्क को हिंदी में वैसे बड़ा जॉब वर्क ही बोलते हैं, या इसको छुटपुट कार्य भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ये जॉब वर्क होता है क्या? देखिए कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर यदि कोई दूसरा पर्सन जो उस प्रकार के अंदर उसके ऊपर कुछ वर्क करता है, या उसके अंदर कोई फर्निशिंग से रिलेटेड या उसके डेकोरेशन से रिलेटेड उसके ऊपर यदि कोई वर्क करता है, वो क्या कहलाता है? जॉब वर्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले जब फर्नीचर प्रिपेयर हो जाता है, तो फर्नीचर एज ए गुड्स है जो उसके रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया, निर्माण किया। अब वो उस गुड्स को मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास भेजता है जो उसके ऊपर पॉलिश वगैरह उसकी फर्निशिंग का काम करता है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर पॉलिश या फर्निशिंग का काम किया गया है, वो क्या कहलाता है? इसके अंदर जॉब वर्क कहलाता है इसमें। इसी प्रकार से जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो उसने जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाए हैं, उस गारमेंट्स के ऊपर जो बटन जो बनाए लगाए जाते हैं, उसको फर्निशिंग किया जाता है, या उसके ऊपर जो एक्सटर्नल जो वर्क किया जाता है, वो टोटल वर्क वो क्या कहलाते हैं बेटा? जॉब वर्क कहलाते हैं। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं? जॉब वर्क बोलते हैं, या छुटपुट कार्य भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये बेटा डिजाइनिंग से रिलेटेड है ना, या उसके फर्निशिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो इसके अंदर आते हैं। तो जॉब वर्क यानी रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसके गुड्स के ऊपर किया गया कार्य, यानी छोटा मोटा कार्य, वो क्या कहलाता है? जॉब वर्क कहलाता है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर, वो है मैन्युफैक्चर, निर्माण। ये बेटा जब जीएसटी 2017 अपना लगा था, तो 2017 यानी जीएसटी एक्ट 2017 इसलिए 2017 में लगा। तो 2017 के अंदर जब जीएसटी लगा तो उसी साल अपनी बुक के अंदर इसको लगा दिया गया था। यानी जो अपनी थर्ड ईयर के अंदर टैक्सेशन की बुक चलती है उसके अंदर जो पहले वाले पार्ट है उनको हटाकर उसकी जगह जीएसटी का पार्ट है वो लगाया गया था। फर्स्ट ईयर था जीएसटी लगने का, इसलिए क्या है कि उस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा जो सिलेबस वगैरह है वो लेट भी आया, और लेट आने के बाद उसकी बुक्स है वो तो काफ़ी लेट आई थी जनवरी के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर ज़्यादा जो डिटेल के अंदर बच्चों का नहीं हो पाया, लेकिन बेसिक नॉलेज के ऊपर आधारित पेपर आया था।
इसके अंदर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 16 मार्क्स का जो पैटर्न था वो था 16 और 4 मार्क्स का। उसके अंदर 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ओनली 2 डेफिनेशंस के क्वेश्चन आए थे बेटा। और वो 2 डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी थी? एक तो पूछ रखा था अपने गुड्स से रिलेटेड की, गुड्स का मीन क्या होता है, इससे पहले अपने गुड्स का किया है उसके बारे में। और एक पूछ रखा था कि जो ये मैन्युफैक्चर है यानी निर्माण है वो क्या होता है, निर्माण के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, निर्माण एक छोटा सा ही अगर अपन इसको देखें तो निर्माण का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चर कहलाता है। ठीक है, या अपन इसके अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर ये बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चर के अंदर किसी भी प्रकार के गुड्स को, वो रॉ मटेरियल होता है जो उसका फिनिश गुड्स होता है, उसके लिए उस गुड्स को अपन कन्वर्ट करके या उसके फॉर्म में चेंज करके उसमें रूप में परिवर्तन करके उस गुड्स को क्या कर देते हैं अपन, यूजफुल बना देते हैं। और यूजफुल बनाना ही वो क्या है, इसके अंदर मैन्युफैक्चर है यानी निर्माण की श्रेणी में आता है। तो जो अपना मैन्युफैक्चर है, निर्माण है, निर्माण के अंदर बेटा अपन ये बता सकते हैं कि जो अपना नॉर्मल जो इनपुट है यानी रॉ मटेरियल है उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर, किसमें, फिनिश गुड्स के अंदर, या उसके फॉर्म में चेंज करके उसको यूजफुल बना देते हैं। तो वो क्या कहलाता है अपना फिनिश यानी मैन्युफैक्चर है, निर्माण कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर अपने को ये ध्यान में रखना बेटा कि जो निर्माण कार्य है वो मैन्युफैक्चर किसको तो मानना है और किसको नहीं मानना है। यानी कई अपन ऐसी चीज देखते हैं जिसमें लगता है कि उसमें निर्माण है लेकिन उसके अंदर जीएसटी के अंदर उसको एज ए मैन्युफैक्चर नहीं मानना है, तो अपन उसको मैन्युफैक्चर नहीं मान सकते। लेकिन कुछ एक्टिविटीज है जिसको एज ए मैन्युफैक्चर मानना है उसको मैन्युफैक्चर मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए जो मैन्युफैक्चर है, जो वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो किसको मानना है। जैसे कोई कॉटन बड़ा रुई है उससे धागा तैयार करना एज ए मैन्युफैक्चर। जो अपने पहाड़ी पत्थर होते हैं बेटा उसके जो अपन कंक्रीट वगैरह बनाते हैं वो भी मैन्युफैक्चर है। जो अपनी लकड़ी है बेटा, टिम्बर्स वगैरह उनको अपन यूज कर फर्नीचर बनाते हैं वो भी मैन्युफैक्चर है। यदि कोई तिलहन वगैरह है जिसके अंदर सीड्स वगैरह है, जो अपने ऑयल सीड्स हैं जिससे अपन बड़ा ऑयल तैयार करते हैं वो भी मैन्युफैक्चर है। और जो कपास यानी कॉटन होता है उससे रुई और उससे बिनौला जो पशुओं को खिलाया जाता है बेटा वो तैयार किया जाता है, वो भी एज ए पार्ट ऑफ इसके अंदर मैन्युफैक्चर है। तो मैन्युफैक्चर के अंदर ये कई पॉइंट्स दिए गए, इनको अपन एज ए मैन्युफैक्चर मानेंगे। अब मैन्युफैक्चर किसको नहीं माना गया, जो माइंस है ना उनसे पत्थर निकालना या पहाड़ों से पत्थर निकालना बेटा। मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उससे मेहंदी पाउडर तैयार होता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं माना गया। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ जिसको नहीं मानना है, जैसे पहाड़ों से पत्थर वगैरह निकालना, खानों से या माइन से पत्थर निकालना। मेहंदी के पत्तों से यदि अपन मेहंदी का पाउडर बना रहे हैं तो उसको नहीं मानना है। फूलों से गजरे या मालाएं बनाना वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। चीनी से पतासे या मखाने बनाना वो भी नहीं है। पान में कत्था और चूना लगाकर खाने के लिए पान तैयार करना ये भी मैन्युफैक्चर की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको अभी बताए हैं। तो मैन्युफैक्चर किसको मानना है और किसको नहीं मानना है तो वो अपने को ध्यान रखना है। इसके अंदर कई बार छोटे के उसमें पूछ लेता है कि कोई ऐसी दो एक्टिविटी बताओ जिसको मैन्युफैक्चर माना गया है, या कोई ऐसी एक्टिविटी बताइए जिनको मैन्युफैक्चर नहीं माना गया, निर्माण नहीं माना गया। तो अपने को बड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये अपना मैन्युफैक्चर का पार्ट था, यानी निर्माण के बारे में बता सकते हैं कि निर्माण के अंदर नॉर्मली जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है अपना मैन्युफैक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसमें, वो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स जिसको अपन जीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर नहीं दिया है, यानी जीएसटी के क्राइटेरिया में जिसको शामिल नहीं किया गया है, वो क्या कहलाती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। इसके अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जैसे बड़ा ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है उसको जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं दिए। उसके बाद जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस है ना, एविएशन टर्बाइन ऑयल यानी विमानों में डालने वाला जो ऑयल है वो,
इनको जीएसटी के क्राइटेरिया में अभी नहीं लिया गया, यानी जीएसटी के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे गुड्स की जो सप्लाई है वो क्या कहलाएगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मीन ऐसी सप्लाई जिसको जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं लिया गया, यानी जीएसटी में अभी तक शामिल नहीं किया गया, ऐसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो क्या कहलाएगी, अपनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, वो है अपना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए जो बड़ा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज़्यादा कोई डीपली नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी ढांचा स्ट्रक्चर वगैरह जो तैयार कर उसको कंप्लीट करने के बाद में एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उसके ओनरशिप के लिए उस ओनर को ट्रांसफर कर देता है, जिसको ने उसको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवाया है, वो क्या कहलाता है इसके अंदर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस अपन ने लिए इसके अंदर, जो अपने मेन डेफिनेशन से बड़ा वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। एक दो पॉइंट और है वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें डेफिनेशन है वो बहुत सारी दे रखी है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए यूजफुल है, वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए। दो चार पॉइंट बड़ा और है उसके, वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। उसके अलावा इसमें अगर एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी जो बुक्स है बेटा उसके अंदर दे रखी है, लेकिन उसको अपन एज ए नॉलेज के लिए अपन उसको पढ़ सकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे क्वार्टर क्या होता है बेटा, अब क्वार्टर का मतलब पता है कि साल में जो रिटर्न भरी जाती है वो 3-3 महीने से रिटर्न भरी जाती है, तो 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो क्वार्टर है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो डेफिनेशन कही, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या है, ऑडिट क्या है, इस प्रकार के पॉइंट्स है वो दे रखे हैं, तो वो आप अपनी नॉलेज के लिए उसको रीड आउट कर सकते हो। लेकिन जो मेन पॉइंट है जो कुछ अलग है इसके अंदर, जिसके से रिलेटेड अपने को कुछ डिस्कशन करना चाहिए, वो पॉइंट मैंने आपको इसमें लिए। इसके बड़ा मेन पॉइंट तो लगभग आ गए, जो एक आधा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करें। आज की क्लास में बड़ा इतना ही इसके अंदर। ठीक है।